दर्शकों नमस्कार। ग्वालियर डायरी के इस अंक में मैं अमित श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं बच्चे स्वर्ग का आनंद देते हैं, बच्चे हैं तो जान है, बच्चे हैं तो जहान है। आज हमारे बीच में उपस्थित एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम है डॉक्टर प्रदीप घोड़के, जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं, जिनसे हम जानेंगे कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं जिससे कि बच्चे खुश और खुशहाल रह सकें। तो डॉक्टर प्रदीप जी, सबसे पहले आपका दूरदर्शन में हार्दिक स्वागत। नमस्कार अमित जी। प्रदीप जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो पैदा होते ही बहुत कमज़ोर होती है, बहुत वीक होते हैं, उनकी हम घरेलू कौन से ऐसे नुस्खे हैं जिसके माध्यम से हम उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकें जिससे कि बच्चे स्वस्थ रह सकें और माँ बाप कम से कम खुश रह सकें। देखिए अमित जी, बच्चों को सबसे पहले माँ का दूध पिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कारण माँ के दूध के अंदर ही रोगाणुनाशक तत्व पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लैक्टोफॉर्मिन एंड कोलेस्ट्रम, ये दो चीज़ें माँ के दूध में अक्सर पाई जाती हैं जो बच्चे को हेल्दी रखने का भयंकर काम करती है। शुरू से ही हमारे हिंदुस्तान में एक बात कही गई है कि जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो कुश्ती लड़ने के लिए आए। इसका मतलब ही ये स्पष्ट है कि माँ के दूध में जो ताकत है वो किसी के भी दूध में नहीं है। माँ के दूध के बाद ही गाय का दूध का नंबर आता है। सबसे पहली बात तो मैंने आपसे ये बताई। और जीवाणुओं से लड़ने की जिस दूध के अंदर क्षमता होगी तो बड़ नेचुरल है कि उसको बीमारियां भी कम होंगी। कारण आयुर्वेद में हमारे ये कहा जाता है, आपने सुना भी होगा कि किसी पुराने वैद्य को कि जब भी कभी किसी बच्चे को दस्त लग जाते थे छुटपट में, तो वैद्य बोलता था कि इसकी माँ का जो है हल्का खाना खिलाओ, इसको दूध साबूदाना दलिया खिचड़ी वगैरह खिलाओ। कारण हम लोग बैक्टीरिया नहीं मानते। आज के तारीख में किसी को डायरिया होता है तो हम लोग बोलेंगे कि बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन ऐसा हो गया, लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ है जिसने पानी भी नहीं पिया बाहर को, उसको तो इन्फेक्शन नहीं हो सकता, उसको इंडाइजेशन की वजह से दस्त होते हैं। अगर माँ पूड़ी पराठे खाएगी या मांसज भोजन करेगी तो उस दूध के अंदर भी जो इतनी तासीर हो जाएगी कि वो पचा ना पाए। ये हमारे यहाँ का मूलभूत सिद्धांत है आयुर्वेद का। जबकि आज से कई वर्ष पहले 1984 से 2000 तक सभी डॉक्टरों ने ये विरोध किया था कि माँ का दूध न पिलाते हुए डब्बों का दूध पिलाया जाए। परंतु अब वो लोग भी ये कहते हैं कि ना बॉटल का दूध चाहिए, ना ऊपरी दूध चाहिए, माँ का दूध सर्वोपरि है। तो माँ के दूध से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, नंबर 1। नंबर 2, समय से बच्चे को नहलाना। कारण नहलाने के बाद में जो बच्चे को मेंटल पीस मिलता है, नींद आती है बच्चे को, उसके शरीर का सुकून नहीं, जो हेल्थ बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 3, उसको धूप दिखाना। पुरानी औरतें जितनी भी होती थी वो जो है अपने पैरों के ऊपर बच्चे को उल्टा डाल के और तेल की मालिश उसके रीढ़ की हड्डी के ऊपर किया करती थी। उस रीढ़ की हड्डी के ऊपर जब सूर्य की किरण जाती है तो उससे जो है विटामिन डी बनता है। ये हमारे आचार्यों को बहुत शुरू से मालूम था, इसलिए वो बच्चे को उल्टा लिटाया जाता था। आज की बच्चियों को, बेचारियों को उसका कोई नॉलेज नहीं है, जिसके वजह से एक आम समस्या आजकल जो आ रही है, जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देख रहा हूँ कि फाइमोसिस की एक बड़ी समस्या आ रही है। फाइमोसिस एक ऐसी समस्या है जिस समस्या के अंदर लिंग के मेल जो बच्चा होता है, उस मेल बच्चे के लिंग को खोलती थी पहले दाई, उसके अंदर तेल वगैरह डाल देती थी जिससे कि उसकी मुसलमानी जैसा फाइमोसिस का ऑपरेशन ना कराना पड़े। आजकल की बच्चियों को इस बात का नॉलेज नहीं है। मैं फिर भी दर्शकों को ये कहूँगा कि आप लोग इस जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, उन पुरानी चीज़ों के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा बताया था। लिहाजा इस तरह की चीज़ें जो है करना चालू करें। समय से बच्चे को खाना खिलाएं, धूप दिखाएं, उसकी मालिश करें, खान पान टाइम से रहने के बाद में उसको किसी भी अच्छे पीडियाट्रिशियन के द्वारा टीके वगैरह आदि लगवाएं, जिससे कि बच्चा जो है बार बार परेशान ना हो।
और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है बिकॉज ऑफ दी फाइमोसिस, और इसका जो है विशेष ध्यान रखे सारे लोग, वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले की ज़माने में जो दाइयाँ थीं वो उल्टा लेटा के मालिश करती थी, लेकिन हमने एक चीज़ ये भी देखी थी, जब माइयाँ मालिश करती थीं तब कहीं ना कहीं बच्चों को छोटी सी थपकियाँ देती थीं, जैसे कहना चाहिए एक चाटा सा मारती थी जिससे बच्चे रोते थे। तो क्या उस रोने से भी उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता रोने से भी बढ़ती है, या उसमें भी उनका कोई अस्तित्व, कोई चीज़ रहती थी, कोई अस्तित्व है इस चीज़ का? जी देखिए अभी जी, एक बात हम आपको बताएं, बच्चा कोई एक्सरसाइज तो कर नहीं सकता, ना वो चल सकता, ना वो भाग सकता, ना वो कहीं जिम जा सकता, लिहाजा रोना अपने आप के अंदर एक व्यायाम है। आप जब भी कभी बच्चा पैदा होता है तो उसको उल्टा करके थपथपाते हैं और रुलाते हैं, रोने से वो उसकी थकान और एक्सरसाइज हो जाती है और प्रॉपर नींद आती है उसको। इसलिए बच्चे का रोना भी अपने आप के अंदर एक व्यायाम का अनुभूति है और व्यायाम ही माना गया है उसको। सर, इसी तरह हम ये भी जानना चाहेंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता ये क्या है, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी बैक्टीरियाओं के अगेंस्ट या सीजन में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के अगेंस्ट में लड़ने की आपके अंदर जो शक्ति, शारीरिक शक्ति का निर्माण होना रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाता है। कि जैसे ये मान के चलिए कि आप दो तीन चीज़ें देखिए, जो गांव के जो बच्चे जो मट्टी में खेल रहे हैं और शहर का बच्चा बिल्कुल मट्टी टच भी नहीं हो रहा, गांव के बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो चड्डी पहन के घूम रहा है, वो हवा में घूम रहा है, पानी में जा रहा है, नदी पे नहाने जा रहा है, ठंड में भी जो है ठंडे पानी में नदी में नहा रहा है, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में, उसकी शारीरिक क्षमता में और हमारे बच्चों की क्षमता में जमीन और आसमान का अंतर रहा होगा। इसको ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, जो कि कतिपय औषधियों के द्वारा भी बढ़ती है, लेकिन औषधियों से बेहतर यह है कि व्यक्ति जो है नेचर के टच में ज़्यादा रहे। जैसा कि सर आपने बताया कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उनको मालिश करना चाहिए, धूप देना चाहिए, इसी तरह हम ये भी जानना चाहेंगे कि उन बच्चों का जैसे खान पान, मतलब उनको किस तरह की चीज़ें खिलाएं जिससे कि बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़े, बच्चा मजबूत भी हो, उसका ग्रोथ जो होती है, जो डाउन रहती है, वो ग्रोथ भी बढ़ सके। इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, 1 साल तक के बच्चे को तो माँ का दूध सर्वोपरि है। जैसे ही वो 1 साल के बाद में बड़ा हो जाता है तो उसके लिए उसको इस तरह की दवाई अथवा इस तरह की डाइट का अनुसरण करना चाहिए जिसके अंदर उसको कैल्शियम भी मिले, जिंक भी मिले, विटामिन D3 भी मिले, लाइसिन भी मिले, और साथ फिजिकल के साथ साथ मेंटल ग्रोथ के लिए ग्लूटामिक एसिड जैसी दवाई भी मिले, जिससे उसकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ बराबर हो। आने वाले 8-10 साल तक अगर बच्चे को ये इस तरह का टॉनिक दिया जाए, अरविंदासव आता है आयुर्वेद के अंदर, च्यवनप्राश आता है, जैसे आपने समझ लो छुआरा खिलाया तो छुआरे के अंदर भी चीज़ें मिलती है, बादाम के अंदर विटामिन ई मिलता है, तो इस तरह की चीज़ें उसके खान पान में, अखरोट, मल्टीविटामिन, सेरेलैक, इस तरह की चीज़ें आप उसको दीजिएगा, जिससे कि कम से कम उसको रिकेट्स की बीमारी ना हो, कैल्शियम की बीमारी ना हो। ग्रोथ के लिए हड्डियों की कैल्शियम जरूरी है, इसको जिंक जरूरी है, RNA DNA सिंथेसिस के लिए, उसको भूख लगने के लिए लाइसिन जरूरी है। इस तरह के टॉनिक का इंतजाम किया जाए, और इस तरह के टॉनिक्स बाजार में उपलब्ध भी हैं। इसी तरह सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हम अधिकतर देखते थे पहले शुरू में विज्ञापन भी आते थे, ऐड भी आते थे जन्म घुट्टी को लेकर के, तो आयुर्वेद में किस तरह की जन्म घुट्टी होती है या किस तरह की मतलब दवाइयाँ होती हैं जिससे कि हम बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड के लिए जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह जरूरी है, इस तरह की कुछ दवाइयाँ आती हैं। जैसे एक तो मिनोजिन सिरप आता है जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब रही बात आपने जो मेरे से पूछा है कि जन्म घुटी क्या चीज़ है। जन्म घुटी हमारे यहाँ जैसे पुराने लोगों ने सभी ने ये कहा होगा कि जन्म घुटी जो है दादी की जन्म घुटी, ये शब्द आता था, लेकिन जन्म घुटी के अंदर 19 चीज़ें, एक नहीं दो नहीं, लोगों को तो केवल जायफल मरोड़ फली यही मालूम है कि खत्म हो गया है। तो 19 चीज़ों से मिलकर जन्म घुटी का सामान बनता था,
जो कि एक डब्बे में सबसे पहले रखा रहता था, बच्चों को एक एक का चटाया जाता था। जैसे उसके अंदर सबसे पहले आती है मरोड़ फली, जिसको मराठी में मुरड़ शेंग बोलते हैं, हरड़, पीपल, बहेड़ा, हल्दी, सागर गोटा, जो इसको सागर गोटा नाम से एक दवाई भी आती है, और वेखंड, बच, जायफल, सौंठ, काकड़ा सिंगी, मोलेठी, डीकामाली, वायवेडंग, अतिविशा, नागरमोथा, कूड़ा, असगंध, बादाम और छुआरा, इतनी चीज़ों से मिलके जन्म गुटी का सामान बनता है। अब ये इतनी चीज़ें क्यों दी जाती हैं, उसके पीछे भी एक एक रीज़न है। ऐसी हर चीज़ बेमतलब में नहीं दी जाती। जैसे सबसे पहले मरोड़ फली दी जाती है, जिससे कि उसके बच्चे के पेट के अंदर मरोड़ के साथ दस्त ना हो, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द दस्त, मरोड़ फली का रोल है। इसका हरड़ दी जाती है, जो कि एसिडिटी नहीं करे और आंखों के लिए सबसे उत्तम है। हरड़ एक अपने आप में आयुर्वेद का एक रसायन है। पीपल, पीपल हल्का स्टेरॉइड का काम करती है, जिसमें सर्दी, जुकाम, खांसी, गला बैठने के लिए पीपल, आपने देखा भी होगा, लोग जो है पीपल का पानी पिलाते हैं। बहेड़ा कंठ रोगों के लिए, कीड़ों को मारने वाला है। हल्दी वात कफ लोगों के लिए है। सागर गोटा जो है पेट की बीमारियों को खत्म करता है, प्लस सर दर्द को दूर करता है। अब बच्चा बता तो पाएगा नहीं कि मेरे को सर दर्द हो रहा है कि नहीं। वेखंड जो बच आती है, वो वात नाड़ी संस्थानों के ऊपर काम करती है। जो वात रोग ना हो कभी किसी को, उस दृष्टिकोण से वेखंड काम करता है। जायफल जो है यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है और नींद बहुत अच्छी लाता है। जायफल, जैसे श्रीखंड में भी जायफल जलता है तो अपने को बहुत नींद अच्छी आती है। सौंठ एंटीबायोटिक है। काकड़ा सिंगी वातनाशक और कफनाशक है, सर्दी जुकाम के लिए। मुलेठी के बारे में लोगों को बहुत गलतफहमी है कि मुलेठी जो है गला के लिए काम आती है, लेकिन मुलेठी वैसे देखा जाए तो एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा काम करती है। डीकामाली, जिसको नाड़ी हिंगू के नाम से जाना जाता है, कफ और ग्रहणी रोग के लिए उत्तम है। वायविडंग कीड़ों को मारती है। अतिविशा पाचक है और कृमिनाशक है। इसके बाद में नागरमोथा, जो अधिक प्यास लगाता, पिपासा रोग बोलते हैं उसको कंट्रोल करता है, उसके लिए दिया जाता है। कूड़ा दीपन और पाचन है, मूत्र रोग के लिए भी और हिचकी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अश्वगंधा सूजन को दूर करता है, वात नाड़ियों के रोगों को दूर करता है, रसायन है। बादाम के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइबर पाए जाते हैं, विटामिन ई होता है। और छुआरे के अंदर जो है मिनरल, आयरन और कैल्शियम और विटामिन पाए जाते हैं। इस आचार्यों ने हमारे इस जन्म गुटी की 19 चीज़ों का इतने सुंदरता के तरीके से रचना की है, जो हमारे देश की धरोहर है। लेकिन वो आजकल क्या है, ये सब लुप्त होती जा रही है। इसके लिए मुझे बहुत खेद है। कोशिश कर रहा हूँ इस माध्यम से, बच्चियाँ जो नई नई आ रही हैं, जो माताएं बन रही हैं, जिनको इस बात की जानकारी नहीं है, शायद मेरे वीडियो से देख के इन 19 चीज़ों के बारे में वापस से कुछ अगर चेतना उन लोगों में आए तो उनके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। बार बार उनको डॉक्टरों के नहीं जाना होगा। सर, जैसा कि आपने जन्म घुट्टी के बारे में भी बताया, अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कहते हैं कि पानी का भी हमारे जीवन में एक अहम रोल है, और पानी भी जितना पिएंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे। तो पानी की क्या विशेषता है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, और पानी की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, इसके बारे में भी हम आपसे। देखिए, बच्चों के डॉक्टर भले पानी के लिए मना करते हैं, लेकिन माँ के दूध के द्वारा बच्चे को पानी मिल जाता है। लेकिन हमारे आयुर्वेद के अंदर जो है, बच्चा पैदा होने के बाद में भी लोग ये बोलते हैं शहद चटा दो, इसके बाद 1-2 चम्मच पानी डालो। पानी पीने की वजह से हमारे शरीर के विषाक्त जितने भी पदार्थ होते हैं, वो जो है अच्छे से पेशाब आती है तो उसके द्वारा तो विषाक्त पदार्थ शरीर में से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा पानी, अगर कोई किसी भी रोगी को अगर थोड़ा पानी पिलाया जाए तो उसके द्वारा जितना भी यथासंभव गुर्दे के माध्यम से जितने भी विषाक्त पदार्थ जो न्यूट्रलाइज हो सकते हैं वो होते रहते हैं। इसलिए पानी पिलाने का एक विधान है और पानी पिलाना चाहिए, यह हमारा मत है। सर, इसी तरह हम एक चीज़ और देखते हैं कि अधिकतर माँ बाप की ये सोच होती है कि हमारा बच्चा दुबला है तो उसकी रेजिस्टेंस पावर अच्छी नहीं होगी जब तक वो मोटा नहीं होगा, और वो मोटा करने के लिए मार्केट के कई सप्लीमेंट्स जो आते हैं उनका यूज़ करते हैं कि बच्चा मोटा है तो स्वस्थ है, दुबला है तो स्वस्थ नहीं है। ये भ्रांतियाँ काफ़ी देखने को मिलती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है,
और क्या आप इसके बारे में विचार है आपका? मोटापा अपने आप के अंदर एक बीमारी है। स्थूलकाय शरीर को मैं फिट नहीं मानता। बच्चा चपल हो, दौड़ सके, भाग सके, उधम कर सके तो ठीक है। स्थूलकाय शरीर वालों का, या जो बर्गर पिज्ज़ा खाने वाले, या जो ज़बरदस्ती पाउडरों को खा के, प्रोटीन पाउडर को खा के घर में बैठ के वीडियो गेम खेल के वजन बढ़ाते हैं, दैट्स नॉट गुड। चपल, शक्तिवान, अच्छा लड़ने वाला बढ़िया बच्चा हो, दुबला पतला हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए, चाहे कैल्शियम हो, चाहे आयरन हो, मतलब डिफिशियंसी शुड नॉट टेक प्लेस। डॉक्टर साहब, इसी तरह हम आजकल देखते हैं कि बच्चे जो पैदा होते हैं वो उनको होते ही जॉइंडिस यानी पीलिया देखने को मिलता है कि उनको पीलिया हो जाता है, और बच्चों को कहते हैं कि धूप दिखाइए। तो ये क्या कारण है, उनकी किस वजह से होता है, और किस तरह हम अपनी इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी बढ़ा सकते हैं जिससे कि वो बच्चे पैदा होते ही मतलब उसमें मशीन में ना जाएं, या उनको किसी इस तरह की सप्लीमेंट की ज़रूरत ना पड़े? देखिए, पीलिया हो जाने के बाद जब सीरम बिलिरुबिन जब बढ़ जाता है, तब बच्चे को नॉर्मल टेम्परेचर में ठंडक में रखना चाहिए। टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए फोटोथेरेपी है ये, जो ट्यूबलाइट में रखते थे पहले, अब तो क्या हो गया कि एलईडी की फोटोथेरेपी आ गई है। ट्यूबलाइट में बच्चे को जो है 2-3 दिन लगते थे ठीक होने में, अब तो 7 से 8 घंटे के अंदर जो है बच्चा ठीक हो जाता है। ये है कि एलईडी की वजह से वो उसका रंग थोड़ा सा काला हो जाता है, तो वो लेटर ऑन बाद में वो अपना ठीक हो जाता है। पानी की कमी भी हो जाती है कभी कभी, ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो इसमें क्या होता है कि सीरम बिलिरुबिन जो है ना, में ऑक्सीजन को जोड़ देता है, जिससे वो पानी में आसानी से घुल जाता है, और उसकी वजह से खून में से निकलने में उसको आसानी होती है, तो जॉइंटिस बच्चे का ठीक हो जाता है। ये फोटोथेरेपी है ये जी। ये बेसिकली धूप हम पहले दिखाते थे जी। लेकिन अब चूंकि साधन उपलब्ध हैं तो अब कौन धूप दिखाएगा बच्चे को। आप कभी भी ध्यान रखना, गांव में जो भी बच्चा होगा जो पैदा हुआ होगा, दूसरे दिन उसको दाई लेके धूप में थोड़ी सी 15-20 मिनट बैठती थी जी। वो बात एक ही हो। तो जी सर, इसी तरह हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे बच्चे हैं, इनको आज हरी सब्जी है, जूस है या दूध है, उतना उनको नहीं पसंद आता, बच्चे इन सब चीज़ों से मुख मोड़ लेते हैं, खाने पीने से बड़ा संकोच करते हैं, और माताएं बड़ी चिंता करती हैं कि हमारे बच्चे इस चीज़ को नहीं खा पा रहे, इसी से इनमें ताकत आएगी। तो उसमें माताओं को आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह उसको बच्चों को दें जिससे कि बच्चे स्वस्थ रह सकें? देखिए, अगर नॉन वेजिटेरियन अगर आप लोग हो तो आप अंडा खिलाइए, जूस पिलाइए गुड्डियों का, और अगर वेजिटेरियन हैं तो आप उसको जो है सारे सब्जियों का सूप बना के दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, बादाम, काजू, अखरोट, इनको जो है पाउडर बना के दूध में डाल के भी दे सकते हैं, जिससे कि आपको सारी सप्लीमेंट मिल जाएं। मीठा खिला सकते हैं उसको, और अधिक से अधिक जो जैसे इन दिनों में मूंगफली के दाने खिलाना, ये इस तरह की चीज़ें खिलाते हैं जो सीज़न की अपने पास आती है। प्रत्येक सीज़न की चीज़ और प्रत्येक सीज़न का फल ये बच्चों को दिए जाए, यही उसकी दवाई है। ऐसे कोई अलग से कोई दवाई नहीं। मैंने आपसे अभी भी कहा था, कैल्शियम मिलता रहे, आयरन मिलता रहे, विटामिन मिलते रहे, बच्चा तंदुरुस्त रहेगा। मालिश जरूर उसकी होती रहना चाहिए, कारण मालिश का जो है विधान आयुर्वेद में शुरू से बताया गया है, और मालिश से ही उसके जो है चमड़ी में ग्रोथ और सारी प्रॉब्लम्स जो है उसकी तो मालिश खत्म कब होती तक है। होनी चाहिए, कितनी देर करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, मालिश तो छोटे बच्चे की रोजाना होना चाहिए, बड़े बच्चों की और आदमियों की भी कम से कम 8 दिन में एक बार तो मालिश हो ही जाना चाहिए, कारण इससे जो है बहुत सारे लाभ हैं। एक तो सबसे पहले सर्दियों में मालिश करने से तेल की तासीर गर्म होती है, इससे मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, रक्त संचार बेहतरीन रहता है, जिससे शरीर में गर्माहट रहती है। आप अगर जैसे कभी बाथरूम में जाने के पहले तेल की अगर मालिश कर लें तो आपको ठंड नहीं लगेगी। ये मैं ठीक कह रहा हूँ ना जी। और ठंड के कारण जो है जो मांसपेशियां संकुचित हो जाती हैं तो वो नहीं होती, मांसपेशियों से संबंधित व्याधियां नहीं होंगी, बहुत बढ़िया नींद आएगी आपको मालिश करने से। सिर में मालिश करने से सिर का दर्द दूर होता है, ड्राई स्किन नहीं रहती, चमड़ी पर चमक रहेगी, और चेहरा निखरता रहता है, शरीर के सारे रोम जो खुल जाते हैं उससे,
तो त्वचा में रक्त संचार भी अच्छा होता है, त्वचा की कोशिकाएं भी साफ रहती हैं, उस त्वचा को पोषक तत्व मिल जाते हैं जिससे कि विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं, कील मुहासे होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये मालिश का फायदा है, इसीलिए लोगों ने अच्छे से अच्छे तेल भी बनाए कि मालिश होना बहुत जरूरी है। और मालिश करके जब भी आप विटामिन डी लेंगे, धूप में अगर बैठेंगे तो विटामिन डी नेचुरली पहुंचेगा आपको, तो शरीर के बड़े डार्क सर्कल वाली जो प्रॉब्लम रहती है वो भी नहीं रहेगी। सर हम इसी तरह ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे बच्चों को सर्दी जुकाम या उनकी जो पसलियाँ जो चलती है, उसमें आयुर्वेद के द्वारा क्या इलाज है जिससे कि बच्चों को हम इन सब चीज़ों से बचा सकें, या किस तरह की आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जिससे कि बच्चे सर्दी जुकाम और जो जब पसलियाँ चलती हैं तो बड़ी चिंतित हो जाती हैं माताएं, तो उससे दूर किया जा सके? देखिए, पसलियाँ दो कारणों से चलती है, ठंड के कारण निमोनिया होने की वजह से, अथवा उनके घर में वंश परंपरानुगत प्रॉब्लम होने की वजह से। रही बात बचने की, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सुहागा, जायफल, मुलेठी, ये जन्म घुटी में पहले ही बता चुका हूं कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को बढ़ाती हैं, जिससे कि बाकी ट्रेस एलिमेंट्स वाली दवाइयां आती हैं। जैसे बहुत ही प्रचलित दवाई है सर्दी जुकाम के लिए त्रिभुवन कीर्ति रस, एक दवाई आती है जो महंगी है, जो बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से काम करती है, नाम है उसका कुमार कल्याण रस, जिसके अंदर स्वर्ण की मात्रा डाली हुई है। क्या होता है, ट्रेस एलिमेंट्स जितने भी हैं हमारे यहाँ, उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। हमारे पास एंटीबायोटिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है कि हमने एंटीबायोटिक लिख दिया और वो मरीज ठीक हो गया। हमारे पास में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है। वात पित्त कफ, इन तीनों दोषों की चिकित्सा होती है, जिससे तीनों दोषों को समान मात्रा में रहने से व्यक्ति निरोगी रहता है, और दोषों का आगे पीछे हो जाने की वजह से वो बीमार हो जाता है। तो जैसे ये अभी ठंड का सीजन चल रहा है तो कफज व्याधियाँ होंगी, कफज व्याधियों में रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस आएंगे, सर्दी जुकाम निमोनिया आदि। जी, इसी तरह सर हम ये भी जानना चाहेंगे, जब बच्चों के जैसे हम देखते हैं कि जब दांत आते हैं तो बच्चे काफ़ी चिड़चिड़ापन महसूस करने लगते हैं, काफ़ी मसूड़े किस्म से रहते हैं, और उस समय बड़ी चिंताएं रहती हैं कि बच्चा किसी भी चीज़ को मुंह में डाल लेता है। तो उस समय हम क्या मतलब बच्चे के साथ किस तरह डील करें जिससे कि बच्चे को उस सिचुएशन से, उस व्याधि से उसको दूर कर सकें? देखिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब दांत आते हैं, मसूड़े में से जब दांत बाहर निकलता है तो व्यक्ति को बहुत जोर से खुजली पड़ती है, तो वो दांत को मिसमिसाता है। तो हमारे डीका माली का पाउडर जो है मसूड़ों के ऊपर जो है लगाया जाता था, तो वो लगाए, और बाकी कैल्शियम युक्त कोई दवाई दे जिससे कि दांत निकलने में उसको आसानी हो जाए। सर अंत में आप हमारे दर्शकों को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए? मैं सभी लोगों को एक निवेदन करूंगा कि मैंने जो जन्म घुटी का सामान जो बताया है, कृपया दोबारा सुन के, और वो क्यों और किस लिए होता है उस हिसाब से अगर प्रत्येक माँ अगर अपने बच्चे को जन्म घुटी देगी तो उसको बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को बीमार नहीं देख पाएगी। अंत में यही कहूँगा कि आप जन्म घुटी का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। प्रदीप जी, आपने अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पर आए और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर प्रदीप घोड़के जी, जो कि आयुर्वेदाचार्य थे, जिन्होंने बताया कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जन्म घुटी का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः सभी माताएं जन्म घुटी का उपयोग जरूर करें। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी से हमारी ज़्यादा से ज़्यादा माताएं जन्म घुटी का उपयोग जरूर करेंगी। इसी उम्मीद के साथ मैं अमित श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।